तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जीओसी का आज 8वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कार्बो एनायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है। जो 7वां लेक्चर था उसमें हमने कार्बो कैटायन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, और उसी के ये जो और टाइप है अपने फ्री रेडिकल कार्बो एनायन, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो कार्बीन्स पे आएगा। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है, पढ़ाई करते रहें और देखते रहें, एंजॉय करते रहें लेक्चर को। मजा आएगा पूरा। आज के बाद ये कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, फ्री रेडिकल में और कार्बो एनायन में। ठीक है, लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे अपने पास कोई रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता किसी भी रिएक्शन में। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, उसके बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जैसे जो पिछला लेक्चर हमने देखा वो था कार्बोकैटायन पे, और जो आज वाला लेक्चर देखे हम वो फ्री रेडिकल और रिएक्शन इंटरमीडिएट पे है और कार्बो एनायन पे है। ठीक है, तो बीच में जो स्पीसी बनती है अपनी वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। तो आज पर्टिकुलरली हम फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जो फ्री रेडिकल है वो बनता कैसे है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका CH4 ले लेता हूँ। जैसे ये C 1 2 और 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा देता हूँ मैं, तो CH4 हो गया ये। ठीक है, तो जो CH4 है इसका होगा होमोलिसिस। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कार्बन की और हाइड्रोजन की वो नियरली सेम है, तो ये होमोलिसिस होगा इस बॉन्ड का। जो सिग्मा बॉन्ड है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो इसका होमोलिसिस होएगा। होमोलिसिस, होमोलिसिस। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा। तो ये कुछ दिखाने में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन मिला हाइड्रोजन को। होमोलिसिस होगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की नियरली सेम है, कार्बन की और हाइड्रोजन की। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। जैसे ये C और एक H, 2H और ये 3H, और एक ये डॉट आ जाएगा इसके यहाँ पे, डॉट। ठीक है, और प्लस जो अपना हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी एक डॉट आ जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ये हाइड्रोजन के ऊपर डॉट आ गया, एक ये कार्बन के ऊपर डॉट आ गया, दोनों का होमोलिसिस हुआ है तब। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बोला जाएगा अपना मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये है अपना मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि एक कार्बन है ना, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और ये अपना हो जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये एक जो अपना इंटरमीडिएट है बीच में बन के आता है किसी भी रिएक्शन में। डायरेक्ट ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनते अपने। ठीक है, तो जो हम फ्री रेडिकल है इनके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो मेन किसी रिएक्शन में बन के आ सकते हैं हमारे सामने वो लेंगे हम यहाँ। जैसे CH3 डॉट आ सकता है यहाँ पे, CH3 डॉट, जो कि ये वाला अपना तो मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा ये। ठीक है, और आ सकता है अपना CH3 CH2 और डॉट, ये इथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा अपना। ऐसे ही प्रोपाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो CH3 CH2 और CH2 डॉट। ठीक है, CH2 डॉट, तो ये है अपना प्रोपाइल फ्री रेडिकल। और ये अगर रेडिकल अगर यहाँ पे आ जाए तो वो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये है अपना प्रोपाइल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर ये जो डॉट है ये बीच में आ जाते हैं, मान लिया यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाए इसका इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये डॉट यहाँ पे बनेगी ना, तो वो हो जाएगा अपना आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। जैसे बना देता हूँ उसको भी, तो CH3 CH डॉट और CH3। ठीक है, तो ये बनेगा अपना आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है,
जैसे एक यहाँ पे अलाइल फ्री रेडिकल भी बनता है अपना, जैसे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के ऊपर अगर डॉट आ गया तो, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, तो CH2 डॉट और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2। जैसे ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, ये वाले कार्बन, और इसके बगल में अगर कोई कार्बन है उसके ऊपर डॉट है, तो वो बोला जाता है अपना अलाइल फ्री रेडिकल, अलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और अगर जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही डॉट आ जाए तो उसको हम बोलेंगे विनाइल फ्री रेडिकल। तो इसको और दिखा देते हैं, जैसे व्हाइट पेन से दिखाता हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा डॉट, तो ये कहलाता है अपना विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो अपने फ्री रेडिकल्स हैं, ऐसे ऐसे हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किसी भी रिएक्शन के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी बातें करेंगे कौन कौन सी वो रिएक्शन होंगी और कौन कौन सी रिएक्शन हमें ये देखने को मिल सकती है। तो ये सब बातें जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्री रेडिकल की, उसके अंडर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम जो मिथाइल फ्री रेडिकल है उसको ले लेते हैं, तो CH3 और डॉट। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या बन सकती है अपने पास। जैसे इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका CH3 डॉट का, तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ C1 2 और 3, और यहाँ पे लग जाएगा डॉट अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो टोटल है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की अभी जरूरत है। तो ये इसको ये कहलाएगी अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हो। या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, समझ रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी रहते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे पिछले वाला जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन था लेक्चर, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, जो इलेक्ट्रो है वो इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स करता है, और जो फाइल है वो लवर करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इसके लिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर, समझ रहे हो। तो अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेक करनी पड़ेगी हमें। जैसे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखते हैं अब। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास 3, और लोन पेयर भी चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने पास 3, और प्लस जो लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो है 1। अगर ये देखा जाए तो अगर यहाँ पे एक और होता तो एक लोन पेयर बन जाता, बट यहाँ पे सिंगल एक रेडिकल है, तो वो 0.5 माना जाएगा, यानी आधा माना जाएगा ये 0.5। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है वो आती है 3.5, बट जो 3.5 हाइब्रिडाइजेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो फॉल करती है अपने 3.5, वो करती है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में ये फॉल करती है अपनी 3.5। तो जो 3 है इसके लिए हम लिखते हैं sp2, और जो 4 है इसके लिए हम जो हाइब्रिडाइजेशन है अपनी वो है sp3,
समझ रहे हो। और जो 3.5 है उसके लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन अभी डिसाइड नहीं है, तो इसके लिए एक रूल बनाया हुआ है अपना। जैसे अगर अपने पास कोई अल्काइल फ्री रेडिकल रहेगा, जैसे यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे हम, नोट। अगर हमारे पास एल्काइल फ्री रेडिकल है, एल्काइल फ्री रेडिकल, जैसे अपने पास यहाँ पे CH3 डॉट हो जाए मिथाइल, CH3 डॉट इथाइल फ्री रेडिकल हो जाए, CH3 CH2 डॉट, या फिर प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, अगर इनमें से कोई हमें मिलता है तो जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो मानी जाएगी sp2। वो समझाएंगे कैसे कैसे मानी जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो रहेगी sp2, यानी ये रहेगी अपनी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर जो यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल की जगह अगर CF3 हो जाए, CCl4 हो जाए, जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं करेक्शन CCl3 आएगा, तो CF3 और डॉट हो जाए यहाँ पे, या फिर CCl3 डॉट हो जाए, जैसे एक एक क्लोरीन है यहाँ से लेके चला जाए अपना इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा ना, तो CCl3 हो जाए, तो इस केस में जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन है वो मानी जाएगी sp3, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और जो इसकी sp3 की होती है वो टेट्राहेड्रल रहती है, बट ये कुछ जो लोन पेयर रहेगा अपना उसकी वजह से थोड़ा दब जाएगा, मतलब जो इसकी शेप आएगी वो पिरामिडल आएगी। समझाएंगे इसको अभी, एक बार ये नोट डाउन कर लो इसको, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में इसको ही समझाएंगे हम, ठीक है। तो वो जो शेप आएगी वो आएगी पिरामिडल, पिरामिडल शेप आएगी इसकी। जैसे हमारे पास अगर एक बार फिर से देखते हैं इसको, एल्काइल फ्री रेडिकल कोई भी आता है अपना, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 मानी जाएगी। और अगर CF3 यहाँ पे कोई हेलोजन आ जाता है, CCl3 CI3 CBr3 डॉट, ये भी आते हैं, तब ये हमारे माने जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज। जो sp3 की होती है वो टेट्राहेड्रल रहती है वैसे तो, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बट जो अपना ये डॉट है, इलेक्ट्रॉन है, ये इनको जो इनके इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको पुश करके पिरामिडल शेप में दिखाएगा, या बना देगा उसको, ठीक है। पिरामिडल शेप आएगी उसकी लास्ट में निकल के। तो इसको हम देखते हैं पिरामिडल कैसे आएगी। अगर अल्काइल फ्री रेडिकल हुआ अपने पास तो वो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, ठीक है। और जो CF3 CCl3 हुआ तो ये पिरामिडल कैसे आएगी, तो उसके लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो, मैं ये ले लेता हूँ जो अपना अल्काइल फ्री रेडिकल है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल ले लेता हूँ, तो CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ मिथाइल फ्री रेडिकल, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 रहेगी, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो मैं ये CH3 का एग्जांपल लेता हूँ, तो जो अपना कार्बन है वो तो यहाँ पे मान लेते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर बनेगा वो बनाता हूँ। जैसे ये अपने पास कार्बन है और 3 हाइड्रोजन अपने पास, ये ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ट्रायंगल दिखेगा, जैसे हम यहाँ पे कोई टेबल रख दें और उसके ऊपर ये 3 रख देंगे, जैसे हाइड्रोजन रख देंगे। एक बार यहाँ पे टेबल बना देता हूँ मैं, एक टेबल मतलब अपनी जो मेज है, ठीक है, मेज ऐसे रख लेंगे हम, और यहाँ पे 1 2 और ये 3 ऐसे मेज के ऊपर रखे हुए हैं, या फिर मेज के ऊपर बुक मान लेंगे, और यहाँ पे जो अपने माचिस के तिल्ले हैं उनको ऐसे रख देंगे हम, तो वो एक प्लेन में माने जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे इसको दिखा रहा हूँ मैं एक बार, तो ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे बनाता हूँ जो कि ये जो एंगल रहेगा सबका वो 120 डिग्री रहेगा, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, सारे के सारे एंगल 120 डिग्री के रहेंगे ये, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहते हैं, ये सब पढ़ाया हुआ है ना। तो मैं ये इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको बनाता हूँ, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो एक अपनी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे, और एक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इसको हमें मानना है 120 डिग्री पे है सारे ये, जैसे ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, ठीक है। और अब की बार जो मिथाइल रेडिकल इसको ले रहे हैं हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे हम, ठीक है। तो हाइड्रोजन आएगा कुछ अपनी स्फेरिकल ऑर्बिटल लेके, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा,
ये हाइड्रोजन आएगा अपना, ठीक है। और एक इसकी जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो रह जाएगी, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन गया है पी ऑर्बिटल से, तो मैं और एक इसमें रह गया, तो जैसे यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बनाता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। तो ये रहेगी अपनी वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अपना, तो एक इलेक्ट्रॉन में डॉट दिखा दूं या फिर एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ इसमें, जैसे ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे मस्त, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना, हाइड्रोजन 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 ये भी लिख लेते हैं अपना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये सारे एक प्लेन में हैं, जो ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हैं ये सब एक प्लेन में है, जैसे ये मैंने दिखाया ना, ये सब एक प्लेन में है। कौन सा प्लेन हो सकता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, कौन सा भी हो सकता है, बट रहेंगे एक प्लेन में, 2D में रहेगा ये, 3D में नहीं जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। जैसे ये मैंने बताया एक टेबल पे ये अगर बुक रखी है तो बुक पे यहाँ पे माचिस की तिल्ली रख लेंगे हम, तो वो एक प्लेन में रहेंगी सारी, ठीक है। और जो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है ये इसके परपेंडिकुलर रहेगी, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगी इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल, और इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं डॉट दिखा देता हूँ, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये बचा हुआ है ना यहाँ पे, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी नहीं है, ठीक है, इसकी कमी पड़ रही है इसके ऑक्टेट पूरा करने में, तो ये रहेगा अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ठीक है, तो ये सिंपली ऐसी है अपनी sp2 हाइब्रिडाइज रह जाएगी यहाँ पे, तो ये जो अपनी sp2 में रह जाएगी हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर जो अपना CCl4 या फिर CCl3 डॉट या CF3 डॉट लें अगर, तो यहीं पे बनाता हूँ उसको मैं, तो ये जैसे ये अपना कार्बन, और F3 लेना, अब की बार मैं F3 ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो ये सेम ये वाला ही बनेगा, ये वाला ये वाला ये वाला, अगर हम चाहें तो ये 1 2 और ये 3 ये लोब बनेंगे अपनी अगर देखा जाए तो, और एक है अपने पास ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमारे पास है यहाँ पे फ्लोरीन, तो मान लेते हैं यहाँ से फ्लोरीन आएगा अपना, फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक। तो यहाँ पे इसमें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, ठीक है। और अब जो अपना फ्लोरीन है उसके पास रहते हैं अपने जो लोन पेयर है वो, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तीनों फ्लोरीन के पास यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, चाहे यहाँ पे क्लोरीन आ जाए चाहे फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन ब्रोमीन कोई सा भी आ जाए, उनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वैसे होना तो चाहिए था ये एक प्लेन में ये वाले, जैसे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये तीनों एक प्लेन में होना था, ठीक है, बट ये जो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इनको तीनों को डाउन प्रेस करेगा, मतलब प्रेस करेगा ये, ठीक है। जैसे ये कैसे है, ये वाली तीनों ऐसे 120 डिग्री पे रखी हुई है और ये ऊपर है, तो ये इनको प्रेस करेगा, जैसे अगर ये टेबल के अंदर धसाएगा इनको ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिपल्सन होगा ना इनके बीच में, तो यहाँ पे रहेगा अपना रिपल्सन। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन की बात करें तो हेलोजेंस की, तो यहाँ पे रहेगा अपना रिपल्सन, रिपल्सन रहेगा इनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, तो ये रिपेल करके इसको थोड़ा दबा देगा ये, इस वाली ऑर्बिटल को, इसको और इसको। ये कैसे है, ये इन तीनों के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों के, ये वाला, ठीक है, ये एक प्लेन में है 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री पे, तो तीनों को एक साथ दबाएगा ये, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा कुछ फाइनल वाला, वो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, जो प्रेस होने के बाद आफ्टर रिपल्सन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, आफ्टर रिपल्सन, रिपल्सन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास वो कुछ आएगा इस प्रकार से, जैसे कार्बन ये हो गया अपना, और एक ये लोन पेयर तो है अपना यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा ये, ठीक, एक लोब और एक सिंपली यहाँ पे लोब दूसरी, और सिंपली यहाँ पे तीसरी लोब, ठीक है। अब ये जो दिख रही है ये वाली जो ज्योमेट्री है अपनी, ये टेट्राहेड्रल जैसी दिख रही है, टेट्राहेड्रल, और जो अगर एक्चुअल में इसको देखेंगे हम तो ये पिरामिडल शेप है, ठीक है, पिरामिडल, पिरामिडल शेप ये किस कारण बनी, ये बनी अपना जो सेपरेशन हुआ है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, रिपल्सन हुआ है, जो इसको दबाया गया इन ऑर्बिटल्स को, उस
के वजह से ये पिरामिडल शेप ले रहा है अपना, समझ रहे हो। जैसे अगर इसको कंपेयर करना हो तो NH3 वाला जो अपना स्ट्रक्चर बनता है वो सेम बनता है यहाँ पे। अगर कंपेयर करना है तो ये नियरली इक्वल है अपना NH3, और N के पास यहाँ पे रहता है अपना लोन पेयर। जैसे ये लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, और ये H3 लग जाएंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा अपना, समझ रहे हो। तो उस वाली जो NH3 की शेप है उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं हम। जो फाइनली जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी पिरामिडल शेप, समझ रहे हो। अगर यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन या फिर कोई, अगर यहाँ पे हम सिंपली हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इसको दबा नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो ये थे इसके कुछ जो अपने हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में। तो अब जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो फोर्थ पॉइंट अपना, वो है पैरामैग्नेटिक नेचर इसका। हाँ, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। जो फ्री रेडिकल रहते हैं अपने वो पैरामैग्नेटिक रहते हैं इन नेचर। जो अगर इसको हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे डाइपोल मोमेंट बनते हैं ना इसके, डाइपोल बनता है इसका, जो अपने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक दिशा में रह जाते हैं, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम तो वो एक दिशा में हो जाता है, ठीक है। इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी, जो 12th स्टार्ट करेंगे ना तब उसमें आएगा ये। तो ये शो करता है पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पेयर्ड होता तो वो डायमैग्नेटिक नेचर हो जाता, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होएगा। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं हम तो वो स्लाइटली अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ। और ये क्या है इसकी जो अगर ये कोई अपने, जैसे यहाँ पे क्लोरीन एक एटम है, खुद से मिलके स्टेबल एटम बनाने की कोशिश करेगा। जैसे जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा अपना, Cl डॉट लिखता हूँ यहाँ पे और Cl डॉट लिखता हूँ। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा Cl2, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक ये जो एक डॉट ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये Cl2 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे H डॉट और प्लस H डॉट लिखें तो वो बनना चाहेगा अपना H2, ठीक है। सी एस थ्री डॉट अगर लिखें हम, अगर वो रिएक्शन करते हैं तो CH3 डॉट और CH3 डॉट, अगर ये रिएक्शन करते हैं तो ये हमें देगा C2H6, समझे। और इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे छठी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे देखते हैं हम इसको, या यहाँ पे देख लेते हैं सिक्स जो प्रॉपर्टी है इसकी, सिक्स प्रॉपर्टी वो हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल है और दूसरा कोई स्टेबल कंपाउंड है तो उसको देख के वो भी जो अपना फ्री रेडिकल है उसको बनना चाहेगा। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे, CH4 अपना और प्लस अगर इसकी रिएक्शन हम Cl डॉट से करवाएं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन H डॉट निकलेगा, ठीक है, और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो एक दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हमें देखने को मिलेगा। जैसे CH3 हो जाएगा यहाँ पे और Cl बन जाएगा, और यहाँ प्लस H डॉट मिलेगा हमें, ठीक है। एक नया ही फ्री रेडिकल बन के अपने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारे रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे अगर कोई और फ्री रेडिकल हुआ तो वो स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो बनना चाहेगा। जैसे यहाँ पे सातवां यहाँ पे अगर लिखे हम, ये छोटे छोटे इसलिए यहाँ थोड़ी जगह में लिख दे रहा हूँ इनको, ठीक है। एक फ्री रेडिकल लेता हूँ यहाँ पे CH3COO डॉट, तो इसमें से एक स्टेबल कंपाउंड निकालेगा और एक यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बच रहा है तो उसको भी लिखेंगे हम, ठीक। तो CH3 है ये, CH3 डॉट COO डॉट, तो यहाँ पे CO2 निकालेगा यहाँ पे, तो CO2 एक स्टेबल कंपाउंड हुआ तो अपने यहाँ पे निकल जाएगा, और प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा CH3 डॉट, समझे। तो और अगर इसके कुछ पॉइंट लिखने चाहो, जैसे सातवां पॉइंट अगर लिखना है तो वो लिख सकते हो। ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन कौन सी रिएक्शन में मिलेगा। जैसे वुड्स रिएक्शन हो जाएगी अपनी, कोल्ब्स रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर एंटी मार्कोनिकोज एडिशन रिएक्शन में ये हमें देखने को मिलेंगे फ्री रेडिकल्स, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे याद रख सकते तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगर ये कब हमें अगर पता चले कब बनते हैं ये, तो ये अगर किसी भी रिएक्शन में हमें हीट दे रखी है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, जैसे ये रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हुई है, तो वो हमें वहां पे फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर लिखा हुआ अपना के पास लाइट है, यूवी
या फिर विजिबल लाइट है, अगर ये वाली है तो वो भी हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। या फिर परोक्साइड दिया हो कोई, या फिर जो रेडिकल है वही दे दिया हुआ हमें, ठीक है। तो इन सब में हमें फ्री रेडिकल मिलता है। किस किस में, अगर उसकी ट्रिक है यहाँ पे 7वां पॉइंट, यहाँ ट्रिक लिख देते हैं हम, ठीक है। हेल्पर, हेल्पर जो H है वो स्टैंड करता है हीट। अगर कहीं भी रिएक्शन में हमें लिखा है हीट दी है इसको, तो वहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। अगर यहाँ E से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी रिएक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई तो वहां पे फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। L है लाइट, जैसे UV हो या फिर अपनी विजिबल लाइट हो, तो उस केस में भी हमें फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। पर ऑक्साइड है, जैसे O से O जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जो पर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड लिंकेज जो होता है ना, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ा हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से कुछ और एटम जुड़े हो अपने, तो इस केस में भी हमें फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। और या फिर सिंपली लिख दे, ये जो रिएक्शन हो रही है वहां पे रेडिकल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर रेडिकल ही लिख दे तो वो रिएक्शन में हमें रेडिकल देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो अब जो स्टेबिलिटी है अपनी फ्री रेडिकल्स की वो देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कौन सा ज्यादा रेडिकल सबसे स्टेबल होएगा, कौन सबसे कम होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे जो पिछला लेक्चर था कार्बोकैटायन वाला, उसमें भी हमने ये वाले करवाए थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3C, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने डॉट, ठीक है। 3rd डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल, और एक 2 डिग्री लेंगे, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। जैसे ये CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3, ये डॉट हो जाएगा अपना। ये 2 डिग्री है, जहाँ पे डॉट लगी हुई है जो फ्री रेडिकल कार्बन है उसके अगल बगल वाले कार्बन कितने अपने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक। एक सिंगल वाला ले लेते हैं, या फिर CH3 और CH2 डॉट, और एक CH3 डॉट। इनमें से अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी पड़े तो सबसे ज्यादा ये 3rd डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, और फिर 1 डिग्री वाला, और फिर मिथाइल। ये होता है अपना ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जैसे अपना जिस कार्बन के पास अपना डॉट है या फिर फ्री रेडिकल है, उसके अगल बगल जितने कार्बन रहेंगे वो कहलाएंगे अपने अल्फा कार्बन, और उनके साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 ये अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये, और 3 ये, 3 और 3 9, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही ज्यादा अपने 9 बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जो हाइपर कंजुगेशन में लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेंगे 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल रहता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 बनेंगे, 3 ये और 3 ये, तो यहाँ पे 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 और 3 और 0, ठीक है। तो जितने ज्यादा अपने पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा वो। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखें पहले, तो अगर किसी कंपाउंड में हमें एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, एरोमेटिसिटी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर आता है अपना रेजोनेंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट भी, मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। फिर अपना आएगा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद आता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर रहेगा। पहले अगर उसमें एरोमेटिसिटी हमें देखने को मिल रही है तो वो, फिर उसमें अगर रेजोनेंस है तो वो स्टेबल रहेगा, फिर हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में आएगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ प्लस माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये है अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर इस केस में देखा जाए तो इसमें सिर्फ जो अपना हाइपर कंजुगेशन है वो लग रहा है, तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना। तो यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल ये अपना ऑर्डर हो जाएगा। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और ये भी है तो 1 डिग्री, पर इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दूसरा एग्जांपल अपना CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। और एक और लेते हैं, पहले उसमें देखते हैं कौन सा रहेगा ज्यादा। तो CH3 CH2 और डॉट, और यहाँ पे फिर से CH3 डॉट। ठीक है, इनमें से हमें बताना कौन सा ज्यादा अपना रहेगा स्टेबल। तो इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। फिर इसमें अपना हाइपर कंजुगेशन है ये वाला, और इसमें कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा ये वाला और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और लेना होता है यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, जैसे CH2 डॉट और CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला है, और एक अपने पास एक रिंग दे रखी है इस प्रकार से। ये अपने को रिंग दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना CH2 डॉट। तो इनमें से कौन सा रहेगा? जैसे ये देखा जाए तो इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें ज्यादा ही बनेंगे इस पे, तो ये वाला अपना रह जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो जैसे ये डॉट अगर देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस होगा इस वाले बॉन्ड का, तो एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट और यहाँ पे जो डॉट आएगी वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और सिंपली यहाँ पे डॉट आ जाएगी, तो वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसी प्रकार से इस वाले बॉन्ड का एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये डॉट सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, फिर इनमें रेजोनेंस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आएंगे अपने। तो ये अपना मोर स्टेबल रह जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। ठीक है, एलाइलिक रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का वो यहाँ पे बनवा देता हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले जो आएगा अपना वो, अगर फिनाइल लगा दें हम यहाँ पे, जो फिनाइल है अपना उसको C6H5 लिख रहा हूँ मैं, तो C6H5 होल थ्राइस और यहाँ पे C डॉट। ठीक है, इसमें क्या है, तीन जो अपना फिनाइल ग्रुप है वो लगा हुआ है कार्बन के अगल बगल। जैसे हमने ये दिखाया ना यहाँ पे CH3, इनकी जगह अपना फिनाइल ग्रुप है वो लगा हुआ है, तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो वो मोर स्टेबल रहेगा। तो ये सीरीज है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ग्रेटर देन रहेगा अपना, फिर यहाँ पे C6H5 होल ट्वाइस और CH डॉट हो जाएगा, फिर C6H5 और होल वन ही रहेगा ये, और CH2 डॉट, ये सबसे फिर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना रेजोनेंस। ठीक है, जैसे एलाइलिक मैंने बताया वो वाला, तो CH2 डॉट और CH डबल बॉन्ड CH2 ये रहेगा। फिर अपना जो मिथाइल 3 डिग्री अल्काइल है वो हो जाएगा अपना, तो CH3 होल थ्राइस और C डॉट। उसके बाद रहेगा अपना ये होल ट्वाइस हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस CH डॉट। ठीक है, फिर अपना वन हो जाएगा और फिर मिथाइल हो जाएगा। तो ये इसकी सीरीज है यहाँ पे। ठीक है, लिख लेना ये वाला जो इसके बगल में बाद में रहेगा ना, CH3 आया ये वाला, ये CH3 होल ट्वाइस आया, CH3 आएगा और CH2 डॉट हो जाएगा, फिर CH3 डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें? जैसे कोई मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज दिखा देगा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट से दिखा देगा, तो उसमें हमें पता करना कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये वाला ऑर्डर हमारे काम आएगा। एरोमेटिसिटी अगर देखने को मिल रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर कोई जो उसमें ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप लगा देता हूँ, तो वो -m इफेक्ट शो करता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबलाइज करेगा। या तो मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा या इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है।
ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन है उनको लगा लेना, जैसे अगर कार्बोकेटाइन वाला देखा होगा तो सेम के सेम एज इट इज क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं अपने फ्री रेडिकल में, और देखा जाए तो कार्बो एनायन में भी बन सकते हैं अपने। ठीक है, तो अब हम जो शुरुआत करेंगे वो कार्बो एनायन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं उसके लिए। कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा हमें। जैसे मान लेते हैं हमारे पास CH3 है, C 1 2 3 और यहाँ पे कोई एटम Y लगा हुआ है यहाँ पे, तो H H और H, और जो Y है अपना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो लिखेंगे हम, तो Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। ठीक है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इस अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाएगा। ठीक है, तो Y प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा ये, तो C 1 2 और 3, तो सही लिखता हूँ इसको, तो ये कार्बन 1 2 और 3, ये हाइड्रोजन अपने, और ये माइनस चार्ज इसको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने जो Y एटम है अपना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के चलाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पे Y प्लस, क्योंकि Y यहाँ पे अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे के चला गया। ठीक है, तो ये Y निकल जाएगा इस रिएक्शन से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। मैं इसको दिखा देता हूँ, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने कार्बन को, समझे। तो सेम इसमें बन के आएंगे, जैसे अपना मिथाइल, ये अगर देखा जाए तो ये मिथाइल कार्बो एनायन है, मिथाइल कार्बो एनायन, क्योंकि एक कार्बन आया ना यहाँ पे, मिथाइल कार्बो एनायन। ठीक है, ऐसे और भी बन सकते हैं अपने, इथाइल कार्बो एनायन हो जाए, प्रोपाइल कार्बो एनायन हो जाए, आइसोप्रोपाइल हो जाए, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल हो जाए, कार्बो एनायन। ठीक है, बनाने को हो सकते, बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे एलाइलिक कार्बो एनायन हो जाए ये। ठीक है, वो कैसे होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे CH2 और यहाँ पे अपना एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH2, तो ये रहेगा अपना ये वाला एलाइल कार्बो एनायन, एलाइल कार्बो एनायन। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो वो कहलाएगा अपना एलाइल कार्बो एनायन, समझ रहे हो। और भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बो एनायन भी लिख सकते हैं हम, कार्बन के अगल बगल 3 CH3 लगा देंगे और उस कार्बन पे लिख देंगे हम एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना टर्सरी ब्यूटाइल कार्बो एनायन। तो इसकी बात करते हैं हम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये तो सब हमने देख लिया, पिछले 2 लेक्चर से देखते आ रहे हैं, एलाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, एनायन, करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। अगर ये देखा जाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे ये वाला है ना कार्बो एनायन अपना, ये नहीं है यहाँ पे, ये वाला है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, मिथाइल कार्बो एनायन ये वाला है, ये तो हमने कोई एक स्पीसी ली थी जिससे हमने वाई एटम को यहाँ से निकाला, तो ये अपना मिथाइल कार्बो एनायन, मिथाइल कार्बो एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, तो जैसे ये अगर लिखे हम यहाँ पे CH3 C 1 2 3 और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो जैसे 2 4 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा अपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच क्यों बोला है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे अनस्टेबल है, ये इसको बॉन्ड बनाना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए इसके पास तो ये खट्टे से बॉन्ड बना लेगा इसके पास, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाएगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। वैसे ऑक्टेट पूरा हो रहा है इसका, बट ये बॉन्ड में आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको, जैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको चाहता है, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है अपना न्यूक्लियस पे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल।
फाइल मतलब लवर, न्यूक्लियर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है वो, ठीक है। फाइल मतलब लवर, और जो अपना न्यूक्लियो है वो है न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसी आ रही है तो उसके साथ खट्टे से बॉन्ड बनाएगा ये, क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें जिसका जेड वाला फॉर्मूला था अपना, जैसे जितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे अपने, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर कितने अपने पास, एक लोन पेयर है, तो टोटल इसके पास हुए 4। तो 4 के लिए अपना आता है sp3, यानी ये देखा जाए तो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए ये, टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट जो इनकी शेप बन के आती है वो पिरामिडल ही आती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ना वो इनको दबाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसकी जो शेप आएगी वो आएगी अपनी पिरामिडल, पिरामिडल शेप आएगी इसकी टेट्राहेड्रल की वजह, थोड़ा सा स्प्रेस रहेगा ये, मतलब दबा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे NH3 का बनाते हैं ना हम, NH3 का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लेते हैं हम इसी का ही बना लेते हैं पहले, जो अपना ये वाला इसका बना लेते हैं हम, तो अपने पास एक लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ लग जाएंगे, और यहाँ पे रहेगा अपना एक लोन पेयर। तो जो लोन पेयर है वो सबको दबा के रखेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 अगर लगा दें यहाँ पे हम, तो ये इनको दबा के रखेगा, ठीक है। तो पिरामिडल शेप आएगी इसके अगर देखा जाए तो। और जो पिछले वाला जो अपना फ्री रेडिकल था उसमें sp2 प्लेनर भी आ रही थी अपनी, और पिरामिडल भी आ रही थी, ठीक है। उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो हाइड्रोजन को भी खिसका देगा नीचे, यानी दबा देगा, समझे। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पे। तो अगर देखा जाए तो फोर्थ वाले लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी इसका नंबर है वो डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये ना तो अट्रैक्ट होएगा ना ही रिपेल होएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो डाइपोल बनता है अपना वो नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे पूरा बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो ना तो इधर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ना ही उधर जाएंगे, तो वो हिलेंगे ही नहीं, ठीक है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो, तो वो कहलाएगा अपना डायमैग्नेटिक। और वो जो पिछले वाला था अपना फ्री रेडिकल वो था पैरामैग्नेटिक, मतलब वो डाइपोल एक डायरेक्शन में इनलाइन हो जाएगा अपना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो, फ्री रेडिकल को, समझ रहे हो। तो अब आता है जो कौन कौन सी रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा, जो कार्बो एनायन है वो, जैसे एल्डोल रिएक्शन रहती है अपनी वो, कैंजारो रिएक्शन रहती है वो, और परकिन वाली रहती है, इस सब में हमें देखने को मिलेगा जो अपना कार्बो एनायन है वो, ठीक। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते इसको, एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी, कैंजारो रिएक्शन हो जाएगी अपनी, और परकिन रिएक्शन हो जाएगी, इन सब में हमें कार्बो एनायन देखने को मिलेगा, ठीक है। बुक से पढ़ना ये सारी बातें। तो अब बात करते हैं जिसकी स्टेबिलिटी रहती है कार्बो एनायन की, उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ठीक है। इसमें देखते हैं तो पहले तो वही स्टेबल रहेगा जो अपना, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और मिथाइल का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन है अपना। फिर 2 डिग्री का ले लेता हूँ एक बार, तो CH3 CH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, ठीक है। फिर एक 1 डिग्री का ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, और फिर सिंपली अपना मिथाइल कार्बो एनायन, तो CH3 और ये नेगेटिव। तो इनमें से हमें देखना है कौन कौन सा यहाँ पे कौन सा ज्यादा मोर स्टेबल रहेगा, या फिर ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, ठीक है। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना हमें। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना तो रेजोनेंस है और ना ही यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे जो कार्बो एनायन है वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट इन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, ठीक है। बताएंगे कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता।
जैसे जो हाइपर कंजुगेशन है उसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, एक बार इसको समझा देता हूँ, फिर थोड़ा और इजीली ये जो इसका ऑर्डर है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन को। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे CH3 है और ये 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बनता अपना। क्यों? क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो हमने जो हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर पढ़ा, यहाँ पे बताता हूँ। जो ये वाला कार्बन जो CH3 ग्रुप है इसको ले लेता हूँ मैं, तो CH3 है ये वाला, तो C 1 2 और 3, यहाँ पे H H और ये H। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये C और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक ये CH3 और ये सिंपली CH3 को एज इट इज लिख दिया मैंने, यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस को। तो हाइपर कंजुगेशन है उसमें क्या होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, नो बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा H प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला जाएगा ये। जैसे अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं तो ये कहलाएगा अपना नो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड टूट गया यहाँ से, और जो हाइड्रोजन वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर चला जाएगा। तो इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, एक बॉन्ड को हटा दे रहा हूँ, और जो H प्लस है जो इलेक्ट्रॉन दे के गया है वो यहीं पे मंडराता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी बची हुई है, तो यहाँ पे आएगा अपना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर यहाँ पे अपना कार्बोकेटायन होता, मतलब यहाँ प्लस चार्ज होता, तो ये एक बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे पूरा, और ये भी स्टेबल हो जाता। बट यहाँ पे है अपना नेगेटिव चार्ज, और ये ऑलरेडी इसको अगर नेगेटिव चार्ज दे के जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो कार्बो एनायन है उसमें जनरली हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलता। स्पेशल केस आएगा, वो बताएंगे कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। कार्बन में एक दो जगह ही मिलता है, तो जनरली यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है, और ना ही रेजोनेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये अपना है प्लस आई इफेक्ट देता है हमें। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूर ढकेलता है अपने से। ठीक है, प्लस आई देता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन ढकेलता है यहाँ से, प्लस आई, और यहाँ से भी प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने से दूर ढकेल रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये भी इलेक्ट्रॉन ढकेल रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है इसी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ा रहे हैं ये। अगर ओवरऑल डेंसिटी अगर किसी चीज पे बढ़ रही है अपने इलेक्ट्रॉन की, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो हाईली अनस्टेबल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और जो स्टेबल कौन सा रहेगा, स्टेबल रहेगा ये वाला जो मिथाइल कार्बोनाइन है ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पे इसके पास कोई प्लस आई इफेक्ट वाला यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही नहीं लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस अगर इन केस इन चारों केस की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना मिथाइल। ठीक है, ये, और फिर रहेगा ये वाला। क्यों? ये इससे थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, बट सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सिंगल एक तरफ से बढ़ रहा है, फिर दो तरफ से बढ़ेगा, ये वाला हो जाएगा, और फिर जो लास्ट वाला है 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन है वो हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इसको बढ़ा रहा है इसके अनस्टेबिलिटी को। ठीक है, ये वाला सबसे अनस्टेबल, फिर इससे थोड़ा स्टेबल, इससे थोड़ा स्टेबल, और फिर ये मोस्ट स्टेबल इन चारों में देखा जाए तो इसको जो हाइपर कंजुगेशन है इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो अपना जो मिथाइल कार्बोनाइन है ये स्टेबल है इन चारों में, स्टेबल, स्टेबल कार्बोनाइन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम CH2 और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा अपना CH3 CH और CH3, और यहाँ बीच पे लगा हुआ अपना नेगेटिव चार्ज, और एक अपना सिंपली CH3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनमें से बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। जैसे ये अगर देखा जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये अगर ए वाला देखा जाए तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा इसमें, क्योंकि रेजोनेंस हमें मिल रहा है। ये देखा जाए तो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, मतलब यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेल लेंगे ये, तो प्लस आई, और ये
प्लस आई, मतलब ये ओवरऑल इसके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसकी डेंसिटी और बढ़ाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है। तो ए सबसे ज्यादा और फिर उसके बाद सी स्टेबल रहेगा और फिर अपना बी स्टेबल रहेगा इस केस में। ठीक है, जैसे रेजोनेंस है ना, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, जो कि जो अपना चार्ज है इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी अपना चेन है इसमें। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और ले लेते हैं इसके एक दो। तो जैसे यहाँ पे लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे CH3, थोड़ा सही बनाता हूँ इसको, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला है, और बी है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीसरे वाला है अपना CH ट्रिपल बॉन्ड और C और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो इनमें से हमें बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले चेक करनी पड़ेगी इसकी इनकी हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसके इस कार्बन के पर्टिकुलर बात करें तो ये sp3 बन रहा है ना, क्योंकि इसके पास 3 तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। ठीक है, तो ये बड़ा कार्बन देखें तो इसके पास भी जैसे 2 ये, एक ये, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बन रही है sp3, और इस वाले की बनेगी अपनी sp2। क्यों? जैसे 2 ये और एक ये, क्योंकि ये तो पाई हो गया, जितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे अपने वो काउंट होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एक ये, 2 ये, 3 यानी sp2। अगर ये देखा जाए तो 1 2 और एक लोन पेयर यानी sp2। 3 ये बन रहा है, 3 ये बन रहा है, sp2 बनेगी इसकी। और इस पे एक सिग्मा 2 पाई और ये एक ये, तो 2 बॉन्ड इसके पास सिग्मा बॉन्ड है यानी sp। ठीक है, अगर इस वाले कार्बन की बात करें हम इसकी, तो एक लोन पेयर है, एक ये है, मतलब टोटल इसके पास 2 है, और 2 के लिए अपना sp हाइब्रिडाइजेशन आती है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 2 आती है अपनी वो। तो जो अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ एस है वो अपना 25% है यहाँ पे। ठीक है, एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वो अपना 25%। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसमें है 33%, और इसमें देखा जाए तो इसमें है अपना 50%। एस कैरेक्टर मतलब जो एस अपना यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 3 ही है, चार भागों में बचा 100% यानी 25% ईच। यहाँ पे 3 भागों में 33% ईच, 2 भागों में 50% ईच। तो इसमें आया अपना 50%, इसमें 33, इसमें 25। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियस हम बनाए यहाँ पे, और न्यूक्लियस के बगल वाली सेल जो रहती है वो अपनी एस सेल रहती है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका या फिर एटम का, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये फिर मान लेते हैं हम जो अपनी एस ऑर्बिटल है वो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नजदीक रहती है, अपनी जो एस ऑर्बिटल है वो सबसे नजदीक रहती है। अगर ये नजदीक है तो इनका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब वो और ज्यादा पास आ जा रहा है न्यूक्लियस के, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस उसको छोड़ेगा नहीं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिखें नोट डाल के, या फिर परसेंटेज ऑफ एस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये और पास आ जा रहा है, जैसे 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 अपना एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो और न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। अगर न्यूक्लियस के पास रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उस केस में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है अपना, तो वो उसको खींच के रखेगा, मतलब उसका चार्ज वो कम करेगा नहीं, ये मतलब उसको स्टेबल बनाएगा उस कंपाउंड को। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपना जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मान लिया हमने। अगर ये इसका एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। तो हम इससे कह सकते हैं अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगी तो उस पे जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, इसको मैं लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा ये। ठीक है,
तो इनमें से अगर देखा जाए तो इसका परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है इसका, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा अपना ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, ए बी सी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी इज मोर स्टेबल देन बी एंड बी इज मोर स्टेबल देन ए, तो ये अपना इसका आंसर है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ठीक है, सबसे पहले तो जो अपना मिथाइल फिनाइल है वो वाले स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो वो जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है फिर अपने लोन पेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा अपना वो हो जाएगा C6H5 होल थ्राइस, यहाँ पे C नेगेटिव। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा C6H5, और फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना होल ट्वाइस, और यहाँ पे CH नेगेटिव। ठीक है, फिर C6H5 और CH2 नेगेटिव। ठीक है, फिर अपना जो एलाइल कार्बोनाइन है वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है ना, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर अपना मिथाइल होएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं ऐड है उसमें, तो CH3 नेगेटिव, फिर इसके बाद 1 डिग्री वाला CH3, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, और फिर हो जाएगा अपना CH3 CH और CH3 और बीच में नेगेटिव, और फिर वो 3 डिग्री वाला हो जाएगा, तो CH3 C CH3 और CH3। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट थे अपने कार्बो एनायन के। तो इसके क्वेश्चन लगाते रहना अब। ठीक है, सारे सब बता दिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे क्या कुछ है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।